हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने तीसरे वीडियो में जो है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से। तो आज हम लोग उसके बचे हुए सारे टॉपिक्स को क्लियर आउट कर लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फूड। अगर आपका एम्प्लॉयर, अगर आपका बॉस आपको खाना देता है तो आपको क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग बोलोगे सर क्या बात हो गई, आपने बोला घर दिया तो घर पे भी टैक्स, कार दी तो कार पे भी टैक्स, अब सर खाना भी दे रहा है तो खाने पे भी टैक्स। हाँ भाई हाँ, अगर आपको फ्री में खाना खिला रहा है तो खाने पे भी टैक्स लगाया जाएगा, ये याद रखोगे। तो फ्री फूड के लिए क्या आपका काम है वो देखेंगे, ध्यान दोगे। अगर फ्री फूड पहला पॉइंट कहता है टी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर। अगर आपको वर्किंग आवर में टी और स्नैक्स, चाय नाश्ता करवाया गया, हाँ सर चाय नाश्ता करवाया गया अगर ऑफिस में वर्किंग आवर में, तो वो नील हो जाएगा, शैल बी एग्जम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपका बॉस आपको चाय कुरकुरे खिला रहा है तो खा ले। अदरवाइज पॉइंट नंबर 2, ध्यान दें, पॉइंट नंबर 2 कहता है, पॉइंट नंबर 2, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर इन अ रिमोट एरिया और एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन। अगर आपको आपका बॉस फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, कहने का मतलब है खाना खिला रहा है, और जो नॉन अल्कोहलिक मतलब जो आपका अल्कोहलिक नहीं है, मतलब आपको शराब नहीं पिला रहा, कोई भी ड्रिंक्स है, पानी है जो नॉन अल्कोहलिक है। समझ में आ गई बात। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, लेकिन कहां खिला रहा? ऑफशोर एरिया में, एक ऐसा एरिया जो बहुत दूर दराज इलाका है, रिमोट एरिया है, समझ गए, तो भी हमारा अमाउंट क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 3, अगर आपको आपका बॉस फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज खिला रहा है ड्यूरिंग वर्किंग आवर एट द ऑफिस, याद रखोगे ऑफिस, तो एग्जम्प्ट कितना होगा सर? याद रखोगे 50 रुपीज पर मील, आपका 50 रुपीज पर मील एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम अमाउंट है 50 रुपया। एग्जाम्पल देखें, ध्यान से देखोगे। मान लीजिए कि आपका बॉस आपको फ्री फूड दे रहा है, ठीक है, फ्री फूड, उसने आपको 70 रुपए का खाना खिलाया, ठीक है, तो 70 रुपए में से सर एग्जम्प्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? एग्जम्प्ट अमाउंट 50 रुपए, तो टैक्स कितना पे लग जाएगा? 20 रुपए। अब आपको देखना है कितने दिन उसने खिलाए हैं। अगर 365 दिन खिलाए तो 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 360 दिन खिलाया है तो 360 से मल्टीप्लाई करके बाहर कर दें। समझ में आ गया? तो एक दिन का खाना कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा फ्री फूड? 50 रुपए, याद रखेंगे। छोटा छोटा सा पॉइंट है, याद रखोगे। अगर हम लोगों को फ्री फूड, फ्री लंच करवा रहा है तो ऐसे हम लोग एग्जम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर याद रखोगे यही हम लोगों को खाना देकर पैसा दे देता तो वो टिफिन अलावेंसेस हो जाता, टिफिन अलावेंसेस, और टिफिन अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल है, याद रखोगे। अगर हमको खाने के लिए पैसे मिल रहा है, खाने के लिए पैसे मिल रहा है तो वो अलावेंसेस हो जाएगा, वो फ्री फूड नहीं है। खाने के लिए पैसे मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल, खाना मिलेगा तो 50 रुपया एग्जम्प्ट है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमारा ऑफशोर एरिया नहीं होना चाहिए। अगर आपको खाना खिलाया जा रहा है ऑफिस से बहुत दूर या एक ऑफशोर एरिया में जहां आसपास कुछ भी नहीं मिलता, तो आपका वो फुल्ली एग्जम्प्ट। अगर आपको चाय कुरकुरे मतलब स्नैक्स और टी खिलाया जा रहा है वर्किंग आवर में, तो भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऑफिस पे आपको खिलाया जा रहा है फ्री फूड, तो आपको एग्जम्पशन कितना है? 50 रुपया पर मील एग्जम्प्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है सर? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट। अगर आपका बॉस आपको गिफ्ट देता है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? हाँ जरूर लगेगा। तो इसमें छोटी सी चीजें हैं, याद रखोगे कि अगर आपका बॉस आपको गिफ्ट दे रहा है कोई भी, जैसे एनिवर्सरी हो गई कंपनी की उस पे, या फिर क्रिसमस पे, या फिर आपका दीपावली पे या न्यू ईयर पे, ऐसे में गिफ्ट मिलते हैं, तो याद रखोगे इसमें सर ऑप्शन क्या है। अगर आपका बॉस आपको गिफ्ट दे रहा है तो उसका एग्जम्प्ट अमाउंट याद रखोगे।
एग्जम्प्ट अमाउंट है आपका 5,000 रुपए। 5,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक फ्रिज गिफ्ट किया, फ्रिज रेफ्रिजरेटर, और उसका अमाउंट है 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए में एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा? 5,000, और आपको टैक्स कितना लग जाएगा? 3,000। समझ में आ गया? लेकिन कंडीशन इज दैट, याद रखोगे कि इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपको गिफ्ट में आपको कोई सामान ना मिलकर कैश मिल जाए, तब फिर ये एग्जम्पशन जो 5,000 है वो नहीं मिलेगा, वो फिर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझोगे, अगर आप कहते हो सर फ्रिज तो मेरे पास है ही घर में, मुझे फ्रिज मत दीजिए, मुझे क्या दे दीजिए? कैश दे दीजिए 8,000 रुपए। तो उस टाइम पर आपको 8,000 रुपए जो कैश मिलेगा उसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सर अगर आपको गिफ्ट में कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपको गिफ्ट में काइंड्स मिल रहा है तो कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा? 5,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ गई बातें? ये याद रखना, आपको नोट डाउन करते जाओगे। मैं बहुत शॉर्ट में सारे रूल्स बता दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोविडेंट फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक प्रोविडेंट फंड। इसमें 3 हैं आपके, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। बहुत शॉर्ट में, बहुत ही इजी तरीके में, एकदम देहाती लैंग्वेज में मैं बताने जा रहा हूं, बस आपको रूल्स याद रखने हैं। देखिए प्रोविडेंट फंड होता क्या है? प्रोविडेंट फंड जब आपका बॉस आपकी सैलरी में से कुछ पैसे काट के रख लेता है पीएफ के नाम पर। पीएफ क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि मिलती है एक बार में, वो होता है हमारा प्रोविडेंट फंड। आप बोलोगे सर प्रोविडेंट फंड में हमारे पैसे बॉस काट कर रख लेता है और रिटायरमेंट के बाद वही पैसा मुझे वापस कर देता है, ऐसा क्यों? उससे हमें क्या फायदा है? ऐसे तो हम भी जमा कर सकते थे ना, हमारे पैसे हम ही को वापस कर रहा है। नहीं, याद रखोगे नहीं, आप अपने पैसे खुद से जमा नहीं कर सकते। ध्यान से सुनोगे इसके पीछे का रीजन। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में 30 से 35 साल 40 साल काम करते हो, अपनी पूरी लाइफ लगा देते हो उस कंपनी के लिए। तो कंपनी का बॉस आपको देखता है कि आपने पूरी लाइफ लगा दी इस कंपनी को खड़ा करने में और बड़ा करने में। अब हमारे और आपके बीच एक रिलेशनशिप बन गया है। अब जब आप रिटायर करोगे तो आप तो काम के लायक बचे नहीं, ठीक है, सच्चाई है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो जितना कमाता है उसके खर्च उतने ही ज्यादा हैं। जैसे हम लोग गरीब आदमी कम कमाते हैं तो हमारा खर्च कम है, वही अमीर आदमी ज्यादा कमाते हैं तो उनके खर्च ज्यादा हैं। किसी का भी पूछोगे तो पैसे नहीं बचते। 10,000 कमाने वाला भी 8,000 खर्च कर देता है और 1 लाख कमाने वाला भी 80,000 खर्च कर देता है, तो पैसे नहीं बचते किसी के भी पास। तो यहां पर यही टर्म्स है कि जब पैसे नहीं बचते तो लास्ट में आपकी हालत तो बहुत ही गंभीर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे एम्प्लॉयज बाहर में दर दर की ठोकरें खाए। इसके लिए कंपनीज क्या करती है? आपके पैसे को काट कर अपने पास जमा कर लेती है कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा जमा कर दूंगा और एक मुश्त राशि मैं तुम्हें रिटायरमेंट के टाइम पर दे दूंगा, जिससे तुम बैंक में से जमा करके इससे इंटरेस्ट के तौर पर भी जो इंटरेस्ट मिलेगी उससे भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हो, बाकी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। समझ में आ गई बातें? तो शॉर्ट में कहा जाए तो ये रीजन है और इसको गवर्नमेंट ने अब नेसेसरी भी कर दिया है बाकी बड़ी एमएनसीज कंपनीज के लिए और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो इसको समझ लिया, प्रोविडेंट फंड क्या है? हमारा पैसा कटता है। और एक चीज याद रखोगे, जब हमारा पैसा हमारी कंपनी काटती है तो वो खुद से भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है। समझ में आ गया? कुछ पैसा हमसे काटती है, कुछ पैसा वो खुद की भी मिलाती है और मिलाकर हमें एक मुश्त राशि अमाउंट प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। तो सर कहा जाए तो पहला है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो इसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका होगा? सर इसमें इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ सर। सर क्या इंप्लॉयज का भी कंट्रीब्यूशन होगा? हाँ सर, इंप्लॉयज का भी कंट्रीब्यूशन होगा।
तो सर टैक्सेबल क्या क्या है ये बताएं। याद रखोगे स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता है, नील, मतलब किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा, एम्प्लॉयर कितना भी कंट्रीब्यूट करे। याद रखोगे अगर आपका स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना भी हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, इंप्लॉइज का कंट्रीब्यूशन देखोगे अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा, 1.5 लाख तक आपका एग्जम्प्ट है। तो याद रखोगे एग्जम्प्ट अप टू 1,50,000, 1,50,000 लाख पर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है। मान लीजिए आपने 1 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया तो आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा का है तो आपको टैक्स देना है। रिकॉग्नाइज में आते हैं। सर रिकॉग्नाइज में भी सेम कंडीशन होगा, क्या इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा? हाँ सर, इंप्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो याद रखिए इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो 12% ऑफ सैलरी, ये है एग्जम्प्ट का अमाउंट। तो एग्जम्प्ट अप टू है आपका 12% ऑफ सैलरी, ये है आपका एग्जम्प्ट। मतलब अगर बॉस हमारा 15% कंट्रीब्यूट करता है तो 15 में से 12% तो एग्जम्प्ट हो गया, तो बाकी कितने पे टैक्स लग जाएगा? 3% पे टैक्स लग जाएगा। समझ में आ गई बातें? तो याद रखोगे बॉस का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्ट है, और इसका इंटरेस्ट जो मिलेगा, इंटरेस्ट वो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट अप टू 9.5%। याद रखोगे 9.5% तक अगर इंटरेस्ट है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन में अभी देखेंगे, ध्यान से देखोगे। सेम कंडीशन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। सर हाँ, इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा और इंप्लॉइज का भी होगा। सर हाँ, इंप्लॉइज का भी होगा। अच्छा मैंने एक गलती कर दी, इंप्लॉयर इंप्लॉइज यहां बताया मैंने, यहां इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बताया सर, इंप्लॉय का नहीं बताया। इसमें भी लिख ले इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयज का कंट्रीब्यूशन इसमें भी 1,50,000 तक एग्जम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। समझ में आ गया? तो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहां भी 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहां भी 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। अब आते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। याद रखोगे अनरिकॉग्नाइज में ना ही इंप्लॉयर का कोई टैक्स लगेगा ना ही इंप्लॉय का कोई टैक्स लगेगा, दोनों के दोनों नील हैं। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो कुछ भी आपको टैक्सेबल नहीं करना है, पूरी तरह से वो एग्जम्प्ट कर देना है। ज्यादातर क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज ही आता है, ठीक है। बट अगर आपका लक बढ़िया है, आपने ज्यादा पूजा कर रखी है, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, तो हो सकता है आपका ये दे दे अनरिकॉग्नाइज, और उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली नील कर देना है। समझ में आ गई बातें? तो नोट डाउन कर ले शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार के ऊपर। अगर आपको आपका बॉस कार दे रहा है तो सोच समझ के कार लें, क्योंकि कार का जो भी टैक्स है वो आपको ही देना है। याद रखेंगे अगर आपका ऑफिस आपके घर से बहुत दूर है और बॉस ने खुश होकर आपको ऑडी की चाबी दे दी कि लो भाई ऑडी से आना जाना, तो याद रखें उसका टैक्स आप ही को देना है, बहुत खुश ना हो जाएं, ठीक है। तो सर अब ये कार कैसे निकलेगा टैक्सेबल अमाउंट, ये याद रखें। सबसे पहला जो आप देख पा रहे होगे फुल्ली ऑफिशियल यूज, ये है हमारा फुल्ली ऑफिशियल यूज। सर फुल्ली ऑफिशियल यूज में क्या है, तो अगर सारा का सारा आप काम उस कार से ऑफिस के लिए करते हो तो क्या आपको कोई फैसिलिटी मिली? नहीं सर, मुझे तो कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली, मैंने तो सारा काम ऑफिस के लिए किया। तो याद रखोगे ऐसे कंडीशन में इस पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा और इसका वैल्यू नील हो जाएगा। तो अगर फुल्ली ऑफिशियल यूज है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट सर अगर फुल्ली पर्सनल यूज है, हाँ सर ये तो मेरे बेनिफिट्स में आ गया, तो यहां पर ये टैक्स लग जाएगा। और कैसे टैक्स लगेगा वो देखिएगा। तो यहां पर टैक्स लगेगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल
एक्सपेंडिचर जितना लगेगा वो, उसके बाद प्लस कर देंगे इसमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, कार का कॉस्ट का 10% जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो आएगा, अगर आपको कोई ड्राइवर दिया गया है तो उस ड्राइवर की सैलरी को भी हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। तो यहां पर अगर कोई ड्राइवर का सैलरी है तो उसको भी रेम्यूनरेशन ऑफ शाफर, याद रखोगे, रेम्यूनरेशन ऑफ शाफर। अगर कोई शाफर, शाफर मतलब ड्राइवर, याद रखोगे, अगर कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उसको भी ऐड कर देंगे, वो भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल जितना एक्सपेंडिचर खर्च किया गया रनिंग और मेंटेनेंस के लिए वो 10% कॉस्ट ऑफ कार, मान लीजिए 6 लाख की कार है तो उसका 10%, और उसके बाद अगर कोई ड्राइवर है तो उसका सैलरी हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा यहां पर। ठीक, तो अगर पर्सनल यूज के लिए, सॉरी, अगर हम लोगों को ऑफिशियल यूज के लिए मिला है, ऑफिस के काम के लिए, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर पर्सनल यूज के लिए मिला है तो ऐसे निकालेंगे। अब आता है नेक्स्ट मिक्स्ड यूज। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आएंगे, आपको ज्यादातर क्वेश्चन है ना वो इसी पे आएंगे, और उसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन मिक्स्ड यूज के आएंगे, मतलब 90% क्वेश्चन जो है मिक्स्ड यूज का है, तो आपको ज्यादा इस पे ध्यान देना है कार का। तो सर मिक्स्ड यूज में क्या कंडीशन है वो बताएं। मिक्स्ड यूज का कंडीशन देखें। कंडीशन, अगर सारा का सारा एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं सारी चीजों को ताकि आप एग्जाम में सिर्फ रिवीजन करें और जाएं और एग्जाम दें। इसको डिटेल्स में हम लोग बाद में फिर सीखेंगे कि क्या क्या होता है, और इसमें बहुत मजेदार चीजें भी हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, रिवीजन का टाइम है। एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉय, अगर सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉय देता है, अगर सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है तो आपको देखना है कि लार्ज कार है या स्मॉल कार है। ठीक है, लार्ज कार है या स्मॉल कार है। और अगर कोई भी खर्चा एम्प्लॉय या सारा खर्चा एम्प्लॉय दे रहा है, याद रखोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारा खर्चा एम्प्लॉय दे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कुछ भी वो खर्च, जैसे पर्सनल यूज, क्योंकि ये मिक्स्ड यूज है, इसमें ऑफिस का भी काम हो रहा है और घर का भी काम हो रहा है, तो मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि घर का जो खर्चा है वो एम्प्लॉय दे रहा है, बाकी ऑफिस का खर्चा बॉस दे रहा है, तो उस टाइम पर यही मानिएगा क्योंकि एम्प्लॉय इनबिल्ड हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनोगे, यहां पर भी हो जाएगा लार्ज कार और स्मॉल कार। सिंपल अगर हम देहाती शब्दों में कहें तो अगर सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है तभी ये वाला लेंगे। अगर एम्प्लॉय इनबिल्ड हो गया, अगर एम्प्लॉय कुछ भी खर्चा दे रहा है तो फिर हम लोग ये वाला लेंगे। एम्प्लॉय का नाम आ गया खर्चे में तो हम लोग ये वाला लेंगे मिक्स्ड यूज में। ठीक है, याद रखोगे। तो स्मॉल और लार्ज, लार्ज चार्ज हो जाएगा 2400 पर मंथ, ठीक, और 1800 पर मंथ स्मॉल कार के लिए। अगर हम लोगों का एम्प्लॉय इनबिल्ड हो गया, एम्प्लॉय भी कुछ खर्चा दे रहा है, तो लार्ज कार हो जाएगा 900 और स्मॉल कार हो जाएगा 600 पर मंथ। ठीक है, तो याद रखोगे 1800, 2400, 600, 900, 1800, 2400, 600, 900, 1800, 2400, 600, 900, याद रखोगे। इंप्लॉय दे रहा है 600, 900, और अगर इंप्लॉयर दे रहा है 1800, 2400। याद रखने का तरीका सोचे, अगर मेरे पॉकेट से कुछ भी पैसा लग गया, मैं कौन हूं, इंप्लॉय, अगर मेरे पॉकेट से कुछ भी पैसा लग गया तो फैसिलिटी कम मिला तो वैल्यू कम वाला लेंगे, 600, 900 वाला लेंगे। अगर मेरे पैकेट से कुछ भी नहीं लगा, सारा का सारा खर्चा बॉस दे रहा है, तो मेरे पॉकेट से लगा ही नहीं तो ज्यादा फायदा हुआ, तो 1800, 2400 लेंगे। 1800, 2400, 600, 900, 1800, 2400, 600, 900, ये याद रखेंगे। बस आपको मल्टीप्लाई करना है पर मंथ और दे देना है। अच्छा सर, साथ में इसके अगर ड्राइवर मिल गया तो याद रखोगे, अगर शाफर मिल जाता है तो उसकी सैलरी होती है 900 पर मंथ, दोनों में से। अगर आपको ड्राइवर मिलता है तो 900 पर मंथ प्लस एक्स्ट्रा ड्राइवर का 900 पर मंथ आपको दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका जो बॉस है आपको मिक्स्ड यूज के लिए कार दिया और उसमें से कुछ खर्चा इंप्लॉय दे रहा है और स्मॉल कार है, तो कितना लेना हमको, 600। तो कार का जो वैल्यू हो जाएगा
कार का वैल्यू हो जाएगा 600 इंटू 12, ठीक। और दूसरा, अगर ड्राइवर दे रहा है तो ड्राइवर का हम कितना ले लेंगे सैलरी, 900 रुपए, भले ही कितना हो हमको 900 रुपए ले लेना है इंटू 12। तो 900 इंटू 12 जितना भी वैल्यू आएगा जोड़कर हम लोग इसका वैल्यू दिखा देंगे। बात आ गई समझ में? तो ये है कार का वैल्यू। आपको याद रखना है कार में इतने सारे कंडीशंस हैं, समझ गए? तो ये था हमारा मेन टॉपिक सैलरी का। तो आपने सारा टॉपिक तो रिवाइज कर ही लिया होगा। अब बचे कुछ जो भी टॉपिक्स होंगे हम लोग जब क्वेश्चंस को डील करेंगे तो उसमें हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट मिलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कि सर सैलरी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दें ताकि हम लोग एग्जाम में उसको सॉल्व आउट कर पाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर।